हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम 4 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फिस्कली इम्प्रूडेंट पॉलिसीज पॉपुलिज्म इफेक्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल एक एक्चुअल के दौरान कहा है कि ऐसी पॉलिसीज जो पॉपुलिज्म को बढ़ावा देती है, ऐसी इम्प्रूडेंट पॉलिसी क्या करती हैं, पोर पीपल को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इंडिया हैड बीन सेंसिटिव टू द नेबर्स सच एज श्रीलंका। भारत ने देखा है कि इस चीज के बारे में बात सेंसिटिव है, जैसे श्रीलंका में है ना। ऐसी पॉलिसी के कारण क्या सिचुएशन पैदा हुई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता ही है श्रीलंका में कैसी सिचुएशन पैदा हुई थी? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री वीज का कल्चर था, प्रिवेलेंट था। रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टर्म बट विल एक्सट्रैक्ट ए ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्राइस इन द लॉन्ग टर्म। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म में तो हमको बेनिफिट करेगी, शॉर्ट टर्म में, और बेनिफिट भी किस तरह का होगा? पॉलिटिकल बेनिफिट। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट क्या करेगी? नुकसान करेगी लॉन्ग टर्म में। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, जो तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर है विद्यानिधि, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को क्या करना चाहिए? उसको डेंगू, मॉस्किटोज और मलेरिया की तरह क्या करना चाहिए? एरेडिकेट करना चाहिए। देखिए, आप एक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आप अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो शोभा नहीं देती। आगे देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल आगे, उसमें आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। अगला है आदित्य एल1 गिव्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम वन मोर बाउंड्री टू पुश। देखिए दोस्तों, एक सप्ताह पहले ही क्या हुआ था? इसरो ने जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की थी लूनार के साउथ पोल पे। और अभी मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन, जो आदित्य एल1 है, जो एक वीक के बाद लॉन्च कर दिया गया है सन की स्टडी के लिए। लूनर रोवर कंप्लीटेड स्टडीज पार्क। और वहीं आज कल ही ये न्यूज आई थी, कल परसों ही, कि लूनर रोवर है जो उसने अपनी स्टडीज पूरी कर ली हैं और उसको एक जगह पे पार्क कर दिया गया है। कब तक? 22 और 23 सितंबर, जब तक चांद पे दोबारा, चांद के जो साउथ पोल है उस पे दोबारा सनराइज नहीं होता। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सनराइज ऑन लूनर विल टेक ऑन 22 और 23 सितंबर। आगे है, भारत ने जैसे ये जो सन के लिए अपना जो मिशन भेजा है, उससे पहले भारत ने क्या किया था? ओल्ड ट्रेडिशन है स्टडिंग द सन। कैसे? जैसे कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी भारत के द्वारा। और जो अभी आदित्य एल1 मिशन भेजा है, इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे हैं जो रिमोट सेंसिंग यानी दूर से पता करेंगे, और 3 इनिशिएटिव यानी जो मान लीजिए ये आदित्य एल1 की ऑब्जर्वेटरी है, ये अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके एक वॉल्यूम को स्टडी करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट स्टडी के लिए है। इवन सन स्टिल होल्ड्स मेनी सीक्रेट्स। जो सन है उसके पास अभी तक ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो ह्यूमैनिटी को अभी तक पता नहीं। जैसे कि उसकी ब्रुटैलिटी है, जो स्टार्स इन्फ्लुएंस पार्टिकुलर ऑफ सोलर विंड। जो सोलर विंड है वो उसका ब्रूटल नेचर है, यानी उसके आसपास जो भी चीज आती है उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। आगे देखते हैं। और यह जो है डिजिटल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, जैसे आदित्य 1 के जो स्पेसक्राफ्ट है उसके डिजिटल कंपोनेंट्स को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं सन के अंदर, येट फुली एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक थ्योरी, जिनको अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा एक्सप्लेन करना रहता है। वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज 1000 टाइम हॉटर देन द सन सरफेस। मान लीजिए एक सन की सरफेस है, इस सन की सरफेस के चारों तरफ जो टेम्परेचर है वो कहीं ज्यादा है जो सन की सरफेस से है। इसका कारण अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज ऑफ द स्टार व्हाइल इट स्टेज इन द हॉलो ऑर्बिट अराउंड द सन। जो आदित्य एल1 को है, एल1 पॉइंट पे रखा गया है, वहां पे ये क्या करेगा? अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू प्रोवाइड करेगा इसका सन का। इसरो हैज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स नेविगेशन टास्क इन द इंटरप्लैनेटरी मिशन। जो आदित्य एल1 मिशन है, इसके द्वारा इसरो ने अपनी कैपेबिलिटी बताई है कि है जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है उनमें नेविगेशन का टास्क कंप्लीट कर सकता है इजीली। आगे देखते हैं।
मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स, जो 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी आई थी? 107। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022, इंडिया होम टू 224.3 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल, यानी 22.4 करोड़ क्या है अंडर नरिश्ड पीपल कहाँ रहते हैं इंडिया में। जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की वर्ल्ड रिपोर्ट है 2022 की, उसके थ्रू एक डाटा दिया गया है, आप इसको मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स यूज्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट, ठीक है। आगे है स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है? 4 इंडिकेटर है। दीज आर दी 4 इंडिकेटर्स यूज्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? अंडर नरिशमेंट, ठीक है। अगला है क्या है? स्टंटिंग। नेक्स्ट इज वेस्टिंग एंड नेक्स्ट इज अंडर 5, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इन सब का डाटा आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टंटिंग का जितना मेरे को याद है 35.5%, वेस्टिंग 19.3%, और इसका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट शायद 28 है, आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसी के बेस पे क्या निकाला जा सकता है? स्टेट हंगर इंडेक्स निकाला जाता है इस बेस पे। इसमें अलग अलग स्टेट का जैसे डाटा दिया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इस बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कुछ बताना है, इसलिए टॉपिक चूज किया था। आगे देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट polluted region. The average resident in the northern plain is on the track to lose 8 years life expectancy if current pollution levels persist. यानी जो भारत का नॉर्दर्न रीजन है, उसमें जो लोग रहते हैं उनकी लगभग 8 साल उम्र क्या हो सकती है, कम हो सकती है पोल्यूशन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है 2021 का, उसने दिखाया है, इट शोज दैट फेलियर टू मीट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस ऑफ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी थी पीएम 2.5 के बारे में, जिसने कहा था कि जो पीएम 2.5 है ये कितना रहना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वुड कट ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2.3 ईयर्स। जो डब्ल्यूएचओ ने जो पीएम 2.5 है इसके फेलियर के बारे में बताया था कि अगर कंट्रीज इसको मीट करने में फेल हो जाती है तो ये ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कितना कम कर सकता है? 2.5 ईयर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, साउथ एशिया इज द सेंटर ऑफ द क्राइसिस, यानी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसमें? साउथ एशिया में। 2013 से 2021 के बीच में साउथ एशिया में 9.7% क्या हुआ है? पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल जो क्या करते हैं 22.9% ग्लोबल पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा क्या क्या है पॉल्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पहले बांग्लादेश है, फिर नेपाल एंड फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर नेपाल। आगे देखते हैं, notably China stand out stand out due to its success in reducing pollution by a staggering 42.3% from 2013 to 2021। यानी चाइना ने 2014 से क्या किया था? पोल्यूशन के ऊपर एक ड्राइव स्टार्ट की थी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। उसमें सक्सेसफुल इतना हुआ है कि 2013 से लेकर 2021 तक इसने क्या कर लिया है? 42.3% क्या कर लिया है? पोल्यूशन में रिडक्शन कर लिया है। तो द कंट्रीज इनिशिएटिव इन कॉम्बैट पोल्यूशन इन 2014, ठीक है। इंडिया सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज, जैसा आपको पहले बताया था, सबसे पहले बांग्लादेश है, उसके बाद क्या है? इंडिया। द एवरेज इंडियंस रेजिडेंट इज सेट टू लूज 5.3 years of life expectancy if WHO's guidelines remain unmet। यदि WHO की जो गाइडलाइंस है पोल्यूशन से रिलेटेड, यदि उनको अच्छी तरह से नहीं मिला जाता, यानी कंट्रीज उनको फुलफिल नहीं करती, तो बात की क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो सकती है?
5.3 ईयर्स। आगे देखते हैं, जो दिल्ली सिटी है वो क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2021 की रिपोर्ट का ऐसा कहना है। 18 मिलियन पीपल could lose 11.9 ईयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो दिल्ली में रहने वाले 80 मिलियन लोग, वो क्या हो सकता है उनके साथ, 11.9 आपने सोचा था कि लगभग 12 ईयर में क्या हो सकता है। ये देख सकते हैं, जनरेशन प्लान होम और हाफ ए बिलियन पीपल एंड 38.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो अपनी पॉपुलेशन होल्ड करता है भारत की 38.9%। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड एरिया है। आगे देखते हैं, अगला है स्टेटस ऑफ आरटीआई। आरटीआई एक्ट का फिलहाल में क्या स्टेटस है। इंडियाज आरटीआई एक्ट हैज बीन कॉमनली साइटेड एज अमंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिकॉर्ड एक्सेस लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट होल्ड पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल। आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू कुछ जो है एक्सेप्शन है, जिनमें एक्सेप्शन दी गई है। सबसे पहले जैसे नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी रिलेटेड जो इश्यू हैं उनको आरटीआई के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा इट प्रोहिबिट्स द पर्सनल डाटा डिस्क्लोजर ऑफ सिटीजन। और किसी सिटीजन का क्या है, जो पर्सनल डाटा है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हालांकि एक जैसे इसमें प्रोविजन दिया गया है, ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डूइंग सो। यदि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन का पर्सनल डाटा रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें हो तो क्या कर सकते हैं, उस डाटा को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं आरटीआई के थ्रू। लेकिन जो हाल ही में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है जो 2023 का, उसने क्या कर दिया है, इस प्रोविजन को भी हटा दिया है। यानी कि आप किसी भी तरीके से पर्सनल डाटा को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते आरटीआई के थ्रू। यहीं इसी आर्टिकल में अथर ने क्या कहा है कि जो ये अभी प्रोविजन आया है, जो 2023 का ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, इसके थ्रू नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन ने कहा है कि इट वुड मेक सोशल ऑडिट्स इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉसिबल टू कैरी। यानी जो सोशल ऑडिट्स हैं, जो पीडीएस सिस्टम है उसके थ्रू राशन प्रोवाइड किया जा सकता है ना, उसकी जो लिस्ट प्रोवाइड होती है सोशल ऑडिट, यानी सोशल ऑडिट के दौरान जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है बेनिफिशियरीज की, उसको क्या है, जो पावरफुल ऑफिशियल है उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे और अपने अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं। क्योंकि इस ब्लैंकेट बैन के कारण जो इस एक्ट के थ्रू इनको प्रोवाइड किया गया है। द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 में आरटीआई में क्या किया था, अमेंडमेंट किया गया था, जिसके जिसके थ्रू ये प्रोविजन लाया गया था कि जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके कार्यकाल को वो कितना टाइम तक सर्व कर सकते हैं और उनकी सैलरी को क्या कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट पेमेंट मेथड पब्लिक अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट इज लेफ्ट टू द स्टेट टू डिसाइड। और जो आरटीआई है उसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि जो आरटीआई की फीस जो आप सबमिट करते हैं उसके लिए कौन सा पेमेंट मेथड यूज करते हैं। जो जैसे में एग्जांपल दिया गया है, जो तमिलनाडु स्टेट है वो एक्सेप्ट नहीं करता आईपीओ, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो एक चेक की तरह होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये सबसे कॉमन मेथड है आरटीआई की फीस पेमेंट के लिए। जैसे अदर स्टेट भी इसको यूज करते हैं लेकिन तमिलनाडु इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और अदर मेथड हैं जो जैसे बैंक में, जैसे कोर्ट से फीस स्टैम्प लेनी और डिमांड ड्राफ्ट, इनके द्वारा इनकी फीस इंक्रीज हो जाती है। और ये कन्वर्सन प्रोसेस है आईपीओ को ना अपनाने का, ये क्या है, तमिलनाडु का एक फेलियर है। और टार्डी अपॉइंटमेंट थ्रू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, जो झारखंड के स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, हैज हैड नो कमिश्नर्स टू हियर द अपील सिंस मई 2020। यानी मई 2020 के बाद उसमें कोई क्या नहीं है, अपील सुनने के लिए कमिश्नर है ही नहीं झारखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं, मैनी स्टेट्स डू नॉट हैव एन ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। या तो स्टेट के पास ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है ही नहीं, या उनमें जो पब्लिक अथॉरिटी है वो उसमें क्या नहीं है, रजिस्टर नहीं है। इफ दे डू, इट इज कॉमन फॉर मैनी स्टेट्स गवर्नमेंट बॉडीज टू सिंपली नॉट बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं, राइट, जो आरटीआई की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आरटीआई पोर्टल है वो 2013 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे इसमें बताई गई हैं। साइट फोर्सेज ऑल यूजर्स टू एंटर दियर पार्टिकुलर
एफरेस इच टाइम, यानी हर टाइम जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हर बार आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है उसमें। पास डाटा ऑफ एप्लीकेंट्स हैज बीन टटरिंग, यानी जो अगस्त में अभी कुछ दिन पहले ही द हिंदू ने बताया था कि 2022 से पहले का जो आरटीआई का डाटा है ऑनलाइन वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था आरटीआई ऑनलाइन की साइट से। आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे हाल ही में सितंबर 1 को क्या किया था, एक पैनल गठित किया गया था रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसके 8 मेंबर कमेटी है, 8 मेंबर कमेटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का? सिंक्रोनाइजिंग द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस अक्रॉस ऑल स्टेट्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स थ्रूआउट द कंट्रीज, यानी जो कंट्रीज में पूरे साल जो इलेक्शन होते रहते हैं उनको क्या कर उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करके और जो सिंक्रोनाइज करेंगे स्टेट असेंबली के इलेक्शन को लोकसभा के इलेक्शन को एक साथ कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे पहले का दिया हुआ है, जो 1951 और 52 में जो इलेक्शन हुए थे वो क्या हुए थे, एक साथ हुए थे स्टेट और लोकसभा के। ये अगले 3 लोकसभा सेशन यानी 1967 तक ये सिस्टम रहा है। इससे पहले बीच में क्या हुआ था, 1959 में क्या हुआ था, आर्टिकल 357 इन्वोक कर दिया गया था किसमें, केरला गवर्नमेंट में। वहां से ये साइकिल क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। और 1960s में तो बहुत ही ज्यादा इस साइकिल में डिस्टर्बेंस के कारण 1967 से सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। इन अगस्त 2018 जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके हेड थे BS चौहान, उन्होंने क्या किया था, एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। उसने कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन इज नॉट फिजिबल विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके थ्रू क्या नहीं किया जा सकता, साइमल्टेनियस इलेक्शन को होल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमको ROP एक्ट है जो 1951 का, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट, यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और स्टेट असेंबली और लोकसभा के जो प्रोसीजर हैं उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा 50% एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट की क्या करनी पड़ेगी, रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। वहीं इसके कुछ एडवांटेज दिए गए हैं। सबसे पहला एडवांटेज है सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है क्या बोझ कम रहेगा, और सिक्योरिटी फोर्सेज पे भी ऐसा ही रहेगा। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ज़्यादा डेवलपमेंट में फोकस रहेगा ना कि इलेक्शन पे। 1999 में जो लोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके हेड थे BP जीवन रेड्डी, उन्होंने भी क्या कहा था, साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एडवोकेशन दी थी। व्हाट आर दी कंसर्न्स, यानी पहले हमने एडवांटेज पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे कंसर्न। सबसे पहले है जो आर्टिकल 83 क्लोज 2 है और आर्टिकल 172 है, उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, स्टेट और लोकसभा की जो असेंबलीज हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, जब तक उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यदि उनको बीच में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसके बाद जो प्रेजेंट सिस्टम है, यदि हम ONOE को लाएं तो उसमें सिस्टम में क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्सेस मिड टेन्योर। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वुड आल्सो सेट ए कंसर्निंग प्रेसिडेंट फॉर मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यदि ONOE को लागू किया जाता है। इसको लागू कैसे किया जाएगा, सबसे पहले अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसीजर्स में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो जो प्रोसीजर हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनमें अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, और रेटिफिकेशन चाहिएगा 50% ऑफ स्टेट। तो ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। अगला मुद्दा क्या है, सेकंड इज द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन डज नॉट पेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म के क्या है, इसके साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ऐसी नोशन है कि पूरा नेशन इज वन। वहीं जो आर्टिकल उन्होंने बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को क्या बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। थर्ड मुद्दा क्या है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिकरेंट इलेक्शन कैन सीन एज beneficial in a democracy as it allows voters to have their voice heard more frequent, यानी जो प्रेजेंट सिस्टम जो भी चल रहा है इलेक्शन का, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का, उसमें क्या होती है, बार बार जो इलेक्शन होते हैं उसमें लोगों की आवाज़ सुनने का क्या दोबारा मौका मिलता है, कई बार मौका मिलता है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है।
प्रेजेंट फ्रेमवर्क प्रिवेंट्स द ब्लेंडिंग ऑफ इश्यूज एंश्योरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। यदि ONOE को लागू किया जाता है तो स्टेट और सेंटर के जो मुद्दे हैं उनमें क्या हो जाएगी, ब्लेंडिंग हो जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसी ब्लेंडिंग होने से बचती है, यानी जो लोकल मुद्दे हैं उनको भी वरीयता प्रदान की जाती है। और इसमें जैसे सब्सटेंशियल कॉस्ट के बारे में बताया गया है जो इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन द हिंदू ने कहा है कि ये मिसलीडिंग नोशन है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर है 8,000 करोड़ हुआ है पिछले 5 साल में, यानी पर वोटर कितना हुआ है, ₹27, यानी केवल 27 रुपये लगे हैं एक वोटर के हिसाब से। क्या ये इन्होंने अभी अतर ने कहा है कि क्या ये एक्सपेंस ज़्यादा है किसी डेमोक्रेसी को क्या करने के लिए, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसकी the per voter can be considered massive expense for the maintaining the pride of being जो भारत के पास जो भी प्राइड है वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, क्या उसको मेंटेन करने के लिए 27 रुपये पर वोटर ज्यादा है। आगे देखते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल एक इंटरव्यू के दौरान 4D का कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले डेमोक्रेसी, देन DEV डेवलपमेंट, देन इंडिया की डेमोग्राफी, देन इंडिया की डाइवर्सिटी। आप इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं मेंस के आंसर में। आगे देखते हैं। आगे GDP सेंट्रिक व्यूज चेंजिंग टू ह्यूमन सेंट्रिक हुआ, ऐसा जी कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है। और जैसे भारत ने पहले क्या किया था, जो सोलर अलायंस लॉन्च किया था और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के इनिशिएटिव है। इसके अलावा भारत ने अभी G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान क्या लॉन्च करने की एक्सपेक्टेशन है, बायो अलायंस। इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा क्रिएटिंग ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो एनर्जी है उसके लिए ज़्यादा ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। वहीं प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में कहा कि स्टेट को जैसे मैंने पहले कहा था कि फ्री बीज का कल्चर को हटाना होगा। आगे देखते हैं। स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर बिगिन इन चंडीगढ़ विल बी हेल्ड इन 5 सिटीज, और आगे पांच सिटीज में भी होगा। ये अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई बेंच में क्वेश्चन आता तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं, या इंडियन स्टूडेंट के बारे में आगे क्या क्या है। स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर है जो क्या होगा, हेल्ड होगा 5 सिटीज में। As of June, 98,000 Indian students are studying in Australia. India is the second largest source of international students for Australia. आगे देखते हैं। जो सेंटर का दीक्षा पोर्टल है, ये एजुकेशन पोर्टल है, उसमें क्या आएगा, AI फीचर ऐड होंगे और जो प्रोवाइड करेगा भी पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। आगे देखते हैं। हेड ऑफ टॉक ऑन ग्रेन डील, रशिया अटैक्स यूक्रेन वॉर। आपको बता देता हूँ ग्रेन डील के बारे में पहले। ग्रेन डील ये क्या की गई थी, तुर्की और यूनाइटेड नेशन में रशिया और रशिया एंड यूक्रेन उनके बीच में ब्रोकर करवाई थी। किसने ब्रोकर बाई तुर्की एंड UN। इसके थ्रू हुआ क्या था, जो फूड इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ती जा रही थी पूरे वर्ल्ड में, उसको रोकने की कोशिश की है, जिसके थ्रू जो रशिया और यूक्रेन से जो फूड है जैसे वीट और जो ऑयल सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल, वो क्या होंगे, ब्लैक सी से पास किए जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में हुआ क्या है कि रशिया ने इस डील से क्या कर लिया है, विड्रा कर लिया था। तो दोबारा कंट्रीज इसको रिवाइव करने में लगी हुई है, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के पोर्ट पे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर लिए। आज की जो यूपीएससी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।